क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है जिसके अंदर 12 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, डायसेंट्री एंड द मलेरिया आर कोज्ड बाय। डायसेंट्री एंड मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे प्रोटोजोआ हो, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटोजोआ हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो देखो वाटर, सॉइल एंड सन ये क्या है, रिन्यूएबल है, जबकि कोल जो है बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि क्या है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, वापस से बना नहीं सकते, या यूज जो एक टाइम के आने के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द वुड इनटू कोल इज कॉल्ड। वुड को कोल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स है उसे लैरिंग्स कहा जाता है। ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहा गया है, पहली सेटअप एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग लिक्विड ए इन द बीकर एज शोन गिवन फिगर। शी ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लो, then she replaced the liquid A into another liquid B. This time the bulb did not glow. Bujo suggests replacing the bulb by LED. They observed that LED glow. Explain. देखो क्या कहा गया, हम यहाँ पे समझते हैं। बूजो ने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लिया, यहाँ पे एक बल्ब लिया और यहाँ पे लिक्विड ए लिया, और उसने देखा कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब उसने लिक्विड ए की जगह लिक्विड बी लिया, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो अब उसने कहा कि इस बल्ब की जगह क्या लिया जाए, एलईडी लिया जाए। यहाँ पे क्या लिया जाए, एलईडी लिया जाए। जब एलईडी लिया तो बल्ब क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो कुछ जो आप कंडक्टर आप और इंसुलेटर आपने सुने होंगे कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, लेकिन कुछ क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब है कि वो बहुत कम अपने क्या करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को या हम ये कहें कि जो करंट को फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने बूजो ने जो हम ये कहें कि जो सोल्यूशन है बी लिया, लिक्विड बी लिया, तो वो क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत कम क्या होगी, विद्युत धारा या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हुआ होगा, फ्लो हुआ होगा। जब बहुत कम विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हुआ होगा तो बल्ब तो उसके अंदर से नहीं जगा, लेकिन एलईडी को बहुत कम विद्युत धारा की या करंट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो जल गया होगा। तो आंसर देखते हैं। तो देखो आंसर थोड़ा सा लेंथी है, समझाने के लिए आप अपने शब्दों में इजी में कम से कम शब्दों में यूज कर सकते हैं। लिक्विड ए इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट अलाउ द मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट विच इज सफिशिएंट टू ग्लो द बल्ब। जो ए है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इजीली करंट पास हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। बट व्हेन इट रिप्लेस बाय द अनदर लिक्विड बी, द बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज द करंट थ्रू आउट द लिक्विड बी कुड बी वीक। जो लिक्विड बी है वो क्या हो सकता है, कुड बी वीक हो सकता है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो नहीं जला। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द स्मॉल करंट विच बी पासिंग थ्रू बी, बी से क्या हो रहा है, थोड़ा सा करंट तो पास हो रहा है, जिसकी वजह से एलईडी जो लो एकदम लो वोल्टेज पे जल जाती है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कहा गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक डिस्टिल्ड वाटर में आपको पता है कि कोई भी केमिकल नहीं होते, और हमें बल्ब ग्लो करने के लिए, करंट को पास करने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर तो कोई केमिकल नहीं होता, और लेकिन जब उसके अंदर शुगर का सोल्यूशन मिलाया जाता है तब भी वो क्या नहीं करता, अपने में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, क्योंकि अभी भी उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, कोई आयंस नहीं है। और जब तक वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं होंगे तब तक क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। देखो क्या होगा इसके अंदर, द शुगर इज ए कॉन्वेंट कंपाउंड, आप सीधा लिख दीजिएगा, द शुगर इज ए कंपाउंड, एक कंपाउंड है। इट विल नॉट आयनिक इन वाटर टू फॉर्म आयंस। वो क्या है, वाटर में जब मिलाते हैं तो आयंस की फॉर्म में नहीं आता, विच मेक द वाटर कंडक्टिव। When the salt is added to the distilled water, जब salt को हम एक एग्जांपल के साथ समझाते थे, जब salt को हम एडिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में आयंस बन जाते हैं which can conduct the electricity। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि शुगर के अंदर कोई आयंस नहीं होते, वो एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से क्या, जब उसको वाटर में मिलाया जाता है तो कोई आयंस नहीं बनते हैं, जिससे की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द सेल दैट आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड डिम। आपको बताना है कि आई के अंदर से कौन सी सेल है, रोड हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगी, जो क्या है ब्राइट और डिम लाइट के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। तो पिन होल कैमरा में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो ये हो जाएगा ट्रू।
फर्स्ट हम 6 का आंसर देखते हैं। तो आंसर देखो क्या होगा, रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रोड किसके लिए सेंसिटिव होती है, डिम लाइट के लिए। वेयर इज कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कौन किसके लिए, ब्राइट लाइन के लिए, ब्राइट लाइट के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, एनिमल विच गिव बर्थ यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। उन्हें क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। 3-4 क्वेश्चंस के साथ ही आंसर देख लेंगे हम। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉल्ड वीटिसाइड्स। उनको क्या कहा जाता है, वीटिसाइड्स कहा जाता है, जो क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं। वीड्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट, अनवांटेड प्लांट जो क्या है क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। नेम एनी 2 क्रॉप्स, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में बताएं तो रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा। तो 7th 8th 9th क्वेश्चन हम साथ में ही देखते हैं। तो देखो 7 का आंसर हो जाएगा विविपेरस एनिमल्स, जो अपने जैसे यंग वंस देते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। 8 का आंसर हो जाएगा वीटिसाइड्स। वीटिसाइड्स क्या है, जो वीड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करा जाता है या जिनसे उनको रोका जा सकता है। 9th का आंसर हो जाएगा वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्रीन पी। इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो रबी क्रॉप में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है, when two force act on opposite direction, एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में, then net force एक्टिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो नेट फोर्स इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, ये हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया, व्हाट इज प्रेशर एंड साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे 11th एंड 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में आ जाएगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फिजिकल जो प्रेशर है हम किससे कहते हैं कि फिजिकल फोर्स, कोई भी फिजिकल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग द पिक्चर। आपको पिक्चर देखनी है। देखो ए यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी सी डी को पिक्चर देखिए और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, हाइड्रा है, और क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बड बन रही है, और बड से क्या होता है, बडिंग हो रही है। ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो देखते हैं आंसर। देखो क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हाइड्रा हो गया, और यहाँ पे कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बडिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, बडिंग हो जाएगा। दोनों 1-1 मार्क्स के आपको फुल नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कहा गया, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम टू एनी एनिमल एज एग्जाम्पल इन विच इट अकर। देखो क्या कहा गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है और 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो आइए देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया, हाइड्रा, अमीबा, कोई भी एग्जाम्पल, पैरामीशियम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग। देखो क्या कहा गया, बर्निंग ऑफ ए कॉइल in an air produce which gas, burning of coal in air produce which gas, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। which petroleum product is used to solvent for dry cleaning, ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकंड का हो जाएगा पर क्लोरोइथिलीन। क्या हो जाएगा, पर क्लोरोइथिलीन का यूज किसके लिए किया जाता है, ड्राई क्लीन के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग 100 हर्ट्ज, व्हाट इज द टाइम पीरियड। एक जो ऑब्जेक्ट है वो 100 हर्ट्ज के क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो 1/100 लिख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 0.01 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली, इन विच सर्किट विल बल्ब ग्लो। ओके, हमें देखना है कहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। राइट येस और नो इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड अलोंग ईच ऑफ द सर्किट गिवन। ओके, देखो यहाँ पे हमें सेल दिया गया है, बल्ब दिया गया है, यहाँ इरेजर दिया गया है, यहाँ पे स्टील की स्पून दी गई है। तो कहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो कहाँ करेगा, जहाँ पे स्टील की स्पून है। ठीक है, और जहाँ इरेजर है वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर होता है, और स्टील क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा 5th का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। If you pass current throughout copper sulfate solution, copper gets deposit on the plane connect to the negative terminal
ऑफ द बैटरी। तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, बैटरी की तरफ जो है कॉपर के, देखो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर करंट पास किया जाता है तो कॉपर क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन कहाँ पर होगा, कॉपर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा, उसका डिपोजिशन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर डिजायरिंग मेटल ऑन अनदर मटेरियल, एक मेटल से एक दूसरे मेटल पर क्या करना, डिजायरिंग मेटल पर प्लेटिंग करना, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा गया है, इफ अ करंट पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जिसमें एक मेटल से दूसरे मेटल पर क्या किया जाता है, परत जमा की जाती है उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसका नाम बताना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जांपल। तो देखो जो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्या करता है उसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे पुशिंग अ कार, हिल के ऊपर करना, या किसी तरह का कोई धक्का देना आ जाएगा। किकिंग अ बॉल किक करना, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा। अलमीरा को पुश करना या पुल करना, बकेट को पुल करना, है ना, बेड को पुल करना, किसी भी चीज को पुल करना या पुश करना क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ग्रो द क्रॉप, क्रॉप को ग्रो कराने के लिए 3 फैक्टर क्या है, सॉइल अच्छी हो, टेम्परेचर अच्छा हो, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एयर अच्छी हो, ये सारे जो है क्रॉप के लिए अच्छे हैं। उसके बाद व्हाट इज प्लगिंग, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या है, ऑल फील्ड क्रॉप नीड सोयल, वाटर, एयर, लाइट, सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे। टू ग्रो करने के लिए उनको एयर, वाटर और सॉयल और लाइट अच्छी चाहिए, ठीक है। सेकंड, प्लगिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इन एग्रीकल्चर फील्ड। इट इज नोन एज द टिलिंग, यूजिंग डन विद द हेल्प ऑफ अ वुडन एंड आयरन प्लग। क्या कहा जा रहा है कि प्लगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एयर को लूज किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है, मतलब उसको हिलाया जाता है सॉइल को, इसे हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। उसके बाद में इसे एज टिलिंग भी कहा जाता है। यूजिंग, इसको कहाँ से, हल जो प्लग होता है उससे इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वुडन का होता है या आयरन का। अब सेक्शन यहाँ पर जो है 20 स्टार्ट हो गया, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द वीडिंग, Why is the process weeding necessary? Name the method apply for weeding. weeding के लिए कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं, होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्लांट कंपीटिंग विद द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। तो जो क्या है, जो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, वेस्ट जो प्लांट के साथ साथ में जो मेन क्रॉप है उसके साथ में जो वेस्ट प्लांट लग जाते हैं उसको रिमूवल करने की जो प्रोसेस है उससे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग अब वीड्स को रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वीड्स होती है, वीड्स कंपीट विद द क्रॉप टू ऑब्टेनिंग वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। अब ये क्या करिए, मेन क्रॉप के साथ साथ में लग रही है, तो जो सोयल से न्यूट्रिएंट मिलना है उसके लिए लाइट मिलनी है, या ये हम कहें कि जो न्यूट्रिएंट मिलने हैं, वाटर मिलने हैं, उसके लिए कंपीट करेगी, जिससे कि क्या होगा, दोनों जो मेन क्रॉप है उसको नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए क्या है, जो वीड है उसको क्या करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, या उसको जो रिमूव करना जरूरी है। अब किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ मेथड ऑफ वीड्स कैन बी टिल्ड अलोंग विद द सोइल इन किल देम। वो क्या करा जाता है, या तो उनको सोइल के साथ में ही किल कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। टिलिंग अप्रूव द वीड्स एंड एनी दे आर मिक्स्ड विद द सोइल, और उनको क्या किया जाता है, या तो हटाकर फेंक दिया जाए या उन्हें उखाड़ दिया जाए। इसके अलावा हम विस्टिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आगे भी पढ़ा था। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज इरिगेशन, नेम द 2 मेन मेथड ऑफ इरिगेशन एंड डिफाइन देम ब्रीफली। आपको क्या करना है, मेथड्स बताने हैं, कौन से इरिगेशन के मेथड है और उनको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। जो क्रॉप में क्या किया जाता है, वाटरिंग की जाती है, पौधों को पानी दिया जाता है, फसल को पानी दिया जाता है, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद 2 मेथड इरिगेशन, स्प्रिंकल मेथड, दिस मेथड बी यूज टू इवन अनइवन लैंड वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल। देखो जो स्प्रिंकल मेथड है इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारा शावर होता है उस तरह से ट्यूब्स लगा दी जाती है और इस तरह से पूरे प्लांट्स को पानी दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, कम पानी में ज्यादा लैंड पर पानी कवर कर देता है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, दिस सिस्टम इज यूज टू सेव वाटर एज द अलाउ द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप। पानी क्या है, पाइप के थ्रू क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, गिरता है और रूट तक पहुंचता है। ये दोनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें क्या है मैचिंग करना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व हम। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, कोल। कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल। उसके बाद कैरोगिन। कैरोगिन क्या है, वैक्सी मटेरियल, तो यहाँ पे वैक्सी मटेरियल ए करेक्ट हो जाएगा। गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या होंगे, जो क्या है प्रोड्यूस मोर एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड फ्यूल्स कहते हैं। ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी क्या है, बोरानी क्या है, एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कैरोसिन। कैरोसिन क्या है, लैंप में जो यूज किया जाता है, फ्यूल एज ए लैंप, तो कैरोसिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूल एज ए लैंप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ किया जाता है, वैसलीन बनाने के लिए, तो ई आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने मार्क कर दिया है, आप ABCD अपने आप से करेक्ट करके लगा लीजिएगा। तो ये इसकी मैचिंग है। मैचिंग पिछले पेपर में भी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह की मैचिंग जरूर आएगी और अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं इस मैचिंग में, तो आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आंसर द फॉलोइंग। व्हेन, देखो क्या कहा गया है, व्हेन वी हियर अ साउंड डज एनी पार्ट ऑफ आर बॉडी वाइब्रेट, नेम द पार्ट। जब हम कोई आवाज सुनते हैं, यहाँ पे बोलने की बात नहीं कहेगी, बोलने पे तो हम लैरिंग्स लिख देते हैं, लेकिन क्या जब कोई हम आवाज सुनते हैं तो क्या हमारा कोई बॉडी पार्ट है जो वाइब्रेट होता है, तो ईयर ड्रम, जो कान का पर्दा है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। नेक्स्ट देखो, लिस्ट टू सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन यूर लोकेलिटी। आपके आसपास में किसी भी तरह का पोल्यूशन होता है, लाउड स्पीकर का, टेलीविजन का, इसके अलावा हम लिख सकते हैं पटाखों का, क्रैकर्स का, है ना। तो आप वहां पर ये कोई भी दो चीजें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू लर्न दैट वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। हम जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, साउंड के लिए। एक्सप्लेन द साउंड प्रोड्यूस बाय एवरी वाइब्रेशन बॉडी कैन नॉट बी हर्ड बाय अस। कि हर एक साउंड को हम क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि वाइब्रेशन तो बहुत जगह होती है, लेकिन बहुत सारी वाइब्रेशन को हम नहीं सुन पाते, इसके बारे में बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, राइट एनी 3 मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। तो आइए इन सभी क्वेश्चन को हम साथ में ही करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द साउंड वेव्स रीच आवर ईयर्स द ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन था कि टेलीविजन ट्रांजिस्टर्स रनिंग इन हाई वॉल्यूम, जब तेज वॉल्यूम में चलते हैं। लाउड स्पीकर हो गए, हॉर्न, बसेस, कार का जो ट्रक है वो क्या कर सकता है, हमको इरिटेट कर सकता है। होम अप्लायंस जैसे मिक्सचर, डेजर्ट, कूलर, ये सब क्या कर सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये सारे क्या है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि हम हर साउंड को क्यों नहीं सुन सकते हैं। देखो क्या होगा इसका आंसर, इफ द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नॉट ऑडेबल रेंज। अगर उसकी एक ऑडेबल रेंज है, विल लाई बिटवीन द रेंज फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द साउंड प्रोड्यूस विल बी हर्ड अस, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू हर्ड द साउंड। देखो हम ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो एक साउंड रेंज है कितनी, 20 टू 20 हर्ट्ज एक रेंज है जिसको वो सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या कम को वो नहीं सुन सकते हैं। तो अगर साउंड की जो रेंज है वो 20 टू 20,000 हर्ट्ज तक होगी तभी हम उनको सुन पाएंगे, अदरवाइज हम उनको नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हर एक साउंड क्या करती है, वाइब्रेट करती है, लेकिन जब तक वो हमारी रेंज के अंदर है तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन का क्वेश्चन था कि नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखो क्या कहा गया है, वी कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन बाय टर्निंग ऑफ अप्लायंस व्हेन वी आर नॉट यूजिंग, जैसे टीवी, टेलीफोन या कुछ भी चीजें जो हम नहीं सुनते उनको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यूज ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं। लोअरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट कर सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स, मशीन और जो व्हीकल्स होता है उनमें से भी क्या होती है, आवाज आती है, तो उनका भी क्या करता है, रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं जिससे कि उसमें कोई आवाज ना आए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, एन आर्चर स्ट्रेच हर ब्लो वाइल टेकिंग एम टू द टारगेट। क्या करे, एक जो धनुष लगाने वाला है वो क्या करता है, अपने स्ट्रेच करता है पीछे धनुष को जब तीर लगाने के लिए। शी देन रिलीज द एरो, एरो को रिलीज करता है, विच बिगन टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट। बेस द इंफॉर्मेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर फॉलोइंग टर्म्स। ओके, टू स्ट्रेच द ब्लो, आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कोज अ चेंज ऑफ इस शेप। उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो हम यहीं से करने की कोशिश करेंगे इनको, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या, जब वो स्ट्रेच करेगा तो जो उसकी आर्चर्स है उसकी क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड में देखो, द फोर्स अप्लाई बाय द आर्चर्स टू द स्ट्रेच द ब्लो इज एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। वो क्या है, अपनी मसल्स का यूज कर रहा है ना फोर्स को खींचने के लिए, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, मस्कुलर। थर्ड देखिए, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन इन द एरो एंड एग्जाम्पल ऑफ। वो क्या कह रहा है, अगर एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें एरो की डायरेक्शन चेंज करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स।
उसके बाद देखो क्या कहा गया है, while the arrow move towards the target the force acting on it are due to the ग्रेविटी के कारण हो रहा है, एंड दैट ड्यू टू द एयर, और एयर के फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4 में ग्रेविटी आ जाएगा, 4 नंबर ये है, और 5th में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना है इनको। एक ग्रेविटी के कारण तो वो आगे गया है, लेकिन क्या है उसके ऊपर साथ साथ में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। अब हम सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्या कहा गया है। सेक्शन सी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। Microorganisms cause disease in human beings, plant, animals, spoil food, clothing, leather. Some microorganism disease spread from one infected person to healthy person. Infected person से healthy person में भी हो जाती है through the air, water, food, physical contact. There are some insect that animal which act as a carrier to disease causing microbes. देखो ये रीड कर लिया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कोल्ड एज अ पैथोजन। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट एक्ट द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के लिए कौन सा इंसेक्ट एज ए कैरियर काम करता है, तो फीमेल एडीज। डी बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which caused dash disease। तो कौन सी डिजीज को कर रहा है वो, एंथ्रेक्स को। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Some microbial disease spread from an infected person to a healthy person throughout air, water, food, physical contact are called communicable disease। तो जो एक से इन्फेक्टेड से हेल्दी में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। और ऐसी डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती है, नहीं फैलती है, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। An electric circuit in the continuous closed path along which current flow from the positive terminal to negative terminal of the battery. An electric circuit consists a cell or a battery connecting wire, bulb and a switch. Which of the following precautions not need to be taken while using electric appliance। कहता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करते हुए हमें कौन सी हम क्या कहें प्रिकॉशंस है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेवर टच लाइटेड बल्ब कनेक्ट टू मेन। जो बल्ब मेन से कनेक्ट है उसे हमें टच नहीं करना, बिल्कुल ये तो ध्यान रखना है। नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मेन से जो सप्लाई आ रही है उसके साथ में हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नेवर यूज एनी वायर टू रिप्लेस फ्यूज वायर। नेवर यूज एनी वायर टू रिप्लेस फ्यूज वायर को चेंज करने के लिए हमें कोई और वायर नहीं लगाना है। नेवर टर्न स्विच इज ऑन पोजिशन। स्विच को ऑन पोजिशन में नहीं करना। अगर स्विच को ऑन पोजिशन में नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा ना, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज द इलेक्ट्रिक करंट। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास ही नहीं होगा, तो डज नॉट फ्लो इन द सर्किट। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। वो गर्म होगा क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। When light reach an object, the light is prevented from moving through the object, leaving an area darkness on the other side. If the object is transparent, the light can move through it. If the object is shiny, the light will be reflect on the different direction। देखो क्या कहा गया है कि एक ऑब्क्यू जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है वो, और एक ऐसी है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। और अगर क्या कहा गया उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, उसे हम ओपेक्यू कहेंगे। कैन थ्रो द ऑब्जेक्ट शाइनी। अगर ऑब्जेक्ट शाइनी है तो वो क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें से चेयर, टॉर्च, सनला और इलेक्ट्रिक लाइट क्या है, सब इसके अंदर ल्यूमिनस है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट क्या है, पार्शियली पास हो सकती है। थिंक कैन बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उसमें से उसके मतलब आर पार साफ साफ नहीं दिखाई देता, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है, पेंसिल, चेयर, सन एंड टेबल। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास फ्रॉम देम आर कोल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक फीमेल, गिव बिलो अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। आपको मेरे चैनल पर सभी प्रकार के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन से सैंपल पेपर चाहते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस इन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। एक सेकेंड, ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम टेक प्लेस इन, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओवम की जो डेवलपमेंट है कहाँ पर होती है? ओवरी में होती है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो टेक प्लेस। अच्छा, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या हो गए, एक जैसे ही हो गए। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो टेक प्लेस। अच्छा, एम्ब्रो का पूछा है, ये ओवम का पूछा है तो ओवरी, ओवम ओवम कहाँ पे बनेगा? ओवरी में बनेगा। और एम्ब्रो का कहाँ पर होगा? यूट्रस में। बी आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे क्या है? डी आंसर सही होगा कि ओवम का टेक प्लेस कहाँ पे होता है, ग्रोथ कहाँ पे होती है? ओवरी के अंदर, और एम्ब्रो की कहाँ पर होती है? यूट्रस के अंदर। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 3 देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग individual. Reproduction is the defined as a biological process in which organism give rise to young ones similar to them. The offspring grow, mature and turn to the new offspring. Okay, produce. अच्छा, egg are formed in the egg कहाँ पर बनते हैं? ओवरी में। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, सी पे टिक लगाया ये, ठीक है। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन एनिमल, एनिमल में कितना होता है? सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फीटस इज द, एक सेकेंड, फीटस इज द डेवलपिंग एम्ब्रो, जो क्या है? डेवलप अभी हो रहा है, उसे हम कहते हैं फीटस। नेक्स्ट देखिए, विविपेरस ऑर्गेनिज्म आर वंस विच प्रोड्यूस यंग वंस। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। सभी टाइप के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।